नमस्कार। आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कई क्षेत्रों में सोयाबीन की एकल फसल ली जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सोयाबीन के साथ में कुछ अंतर्वर्ती फसलें भी प्रचलित है। तो आज के इस विशेष एपिसोड में हम हमारे संस्थान के डॉक्टर एच डी पिल्लोरे साहब से जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो कि सोयाबीन के साथ में अंतर्वर्ती फसल के रूप में ली जा सकती है, उसकी पद्धति क्या है, उसके दूरियां क्या होती है और उससे हमें क्या फायदे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे इस सप्ताह के मुख्य समाचार। दिनांक 17 एवं 18 मई 2022 को भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना की 52वीं वार्षिक समूह बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सोयाबीन की खेती किए जाने वाले राज्यों से 150 सोयाबीन वैज्ञानिकों ने भाग लिया। वार्षिक समूह बैठक में सोयाबीन वैज्ञानिकों द्वारा सोयाबीन पर वर्ष 2021 के दौरान किए गए अनुसंधान, परीक्षणों एवं प्रदर्शनों के साथ साथ अन्य उपलब्धियों की समीक्षा की गई। साथ ही वर्ष 2022 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रमों का नियोजन किया गया। वार्षिक समूह बैठक के उद्घाटन सत्र में आईसीएआर के उप महानिदेशक फसल विज्ञान डॉक्टर तिलक राज शर्मा एवं सहायक महानिदेशक तिलहन व दलहन डॉक्टर संजीव गुप्ता प्रमुख रूप से उपस्थित। नई डिजिटल तकनीक का उपयोग कर बनाए सोयाबीन के जलवायु अनुकूल स्मार्ट किस्में डॉक्टर तिलक राज शर्मा का सोया वैज्ञानिक को आह्वान। खाद्य तेल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता जरूरी, डॉक्टर संजीव गुप्ता। संस्थान की कार्यवाह निर्देशक डॉक्टर नीता खांडेकर ने देश के सोया वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की रिपोर्ट की प्रस्तुत। संस्थान ने पौध वृद्धि कारकों से संबंधित विशिष्ट इनोकुलेंट्स और बैक्टीरिया की पहचान की है। इनमें नाइट्रोजन अवशोषण के साथ साथ सूखे की स्थिति का सामना करने की क्षमता। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की स्मृति में दिनांक 21 मई को संस्थान में आतंकवाद विरोधी दिवस कार्यक्रम का आयोजन। संस्थान के कर्मचारियों ने ली शपथ। दिनांक 29 से 31 मई 2022 के दौरान भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान SSRD, सॉलिडरिडैड तथा सोपा द्वारा राष्ट्रीय स्तर के सोया महाकुंभ का आयोजन। इसमें भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय श्री कमल पटेल जी, इंदौर के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री शंकर लालवानी जी के साथ साथ सचिव डेयर एवं महानिदेशक आईसीएआर डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र, सहायक महानिदेशक तिलहन व दलहन डॉक्टर संजीव गुप्ता तथा संस्थान की कार्यवाह निदेशक डॉक्टर नीता खांडेकर की प्रमुख उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। सोया महाकुंभ में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक के लगभग 4300 किसानों ने कार्यक्रम में दिखाया उत्साह। तकनीकी सत्र के माध्यम से जाने सोयाबीन उत्पादन से जुड़े नए तरीके व तकनीक। कार्यक्रम में किया गया इसका बीज का विमोचन। सर्वाधिक गुणवत्ता के साथ कम अवधि में पकने वाला ये बीज किसानों को पहुंचाएगा आर्थिक लाभ। सोया महाकुंभ के अवसर पर अतिथियों द्वारा तकनीकी बुलेटिन का भी किया गया विमोचन। साथ ही खाने योग्य सोया कटोरी को भी किया गया समर्पित। सोया महाकुंभ में सोयाबीन अनुसंधान प्रणाली द्वारा विकसित उन्नत उत्पादन तकनीकों एवं तरीकों को अपनाकर सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त करने वाले 14 प्रगतिशील एवं नवाचारी कृषकों को किया गया सम्मानित। सम्मानित कृषकों की सूची में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 7 किसानों का समावेश। सम्मानित कृषकों की सूची कुछ इस प्रकार है। श्री गजानन, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री रशपाल सिंह, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। श्री बने सिंह चौहान, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री कुमार मखदूम, जिला बेलगावी, कर्नाटक। श्री अनिल वर्मा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। श्री पृथ्वी सिंह सोलंकी, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। श्री दिलीप फुके, जिला वाशिम, महाराष्ट्र। श्री हरपाल सिंह चौहान, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। श्री सागर हिंदुले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। श्री गुल नारायण,
जिला भोपाल मध्य प्रदेश, श्री महंतेश पुजर, जिला बेलगावी कर्नाटक, श्री बलजीत सिंह, जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश, श्री रंग खुपलियन, जिला टेंगनुपाल मणिपुर तथा श्री जुझार सिंह, जिला होशियारपुर पंजाब। सोया महाकुंभ के अंतिम दिन इंदौर सांसद माननीय श्री शंकर लालवानी जी की प्रमुख उपस्थिति में किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। सोया महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनियों को किया गया सम्मानित। शासकीय संस्थानों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्टॉल के विजेता रहे कृषि विभाग महाराष्ट्र राज्य प्रथम, केंद्रीय कृषि अभियंत्रिकी संस्थान भोपाल द्वितीय तथा संयुक्त रूप से नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एवं IGFRI झांसी तृतीय। जबकि अशासकीय संस्थानों की श्रेणी के विजेता रहे कृषक भारती कोऑपरेटिव प्रथम, बायर क्रॉप साइंसेस द्वितीय तथा संयुक्त रूप से ईगल सीड्स एंड बायोटेक लिमिटेड और JK पेपर लिमिटेड तृतीय। सोया महाकुंभ में संस्थान से जुड़े कर्मचारियों, छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी गई प्रस्तुति। संस्थान के हिंदी अनुवादक श्री विकास केशरी जी का हुआ क्राइजेव बराकपुर में स्थानांतरण। डॉक्टर प्रिंस चोयल, वैज्ञानिक प्लांट फिजियोलॉजी, बने सोयाबीन अनुसंधान परिवार के नए सदस्य। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग सोयाबीन आधारित अंतःवर्ती फसलों पर चर्चा करेंगे। साधारण रूप में पिछले कुछ वर्षों से सोयाबीन आधारित अंतःवर्ती फसलें नहीं ली जा रही है और किसान इस फसल पद्धति से विमुख हो गया है। क्यों? उसका मुख्य कारण है ये जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध है और इनका जब उपयोग का चलन बढ़ा है, इससे अंतर्वर्ती फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। परंतु यदि हम देखते हैं कि यदि सोयाबीन की फसल में अंतर्वर्ती फसलें ली जाती है तो हमें उत्पादन में स्थायित्व आता है। दूसरा, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भरपूर उपयोग होता है। फसलों में कीट व्याधि कम लगती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इन कारणों से हमें सोयाबीन में अंतर्वर्ती फसलें लेना चाहिए। साथ ही इसके जो मैंने फ़ायदे बताए हैं वो भी हैं, परंतु जब भी आप अंतर्वर्ती फसलें लगाएं तो विशेष रूप से खरपतवार नाशक दवाई का चयन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो सोयाबीन के लिए अनुशंसित खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं वो सभी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, केवल सोयाबीन के लिए उपयुक्त होती है। तो अतः जब भी आप अंतर्वर्ती फसल लगाना चाहते हों तो सबसे सुरक्षित यदि खरपतवार नाशक कोई दवाई है तो वो है पेंडिमिथलिन। इस दवाई का उपयोग करने से दूसरी फसलों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और दोनों फसलों का जमाव अच्छा होता है। तो सोयाबीन की फसल किसानों की पहली पसंद है और इसमें यदि हम इसके उत्पादन में स्थायित्व लाना चाहते हैं तो हमें अंतर्वर्ती फसल लगाना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र में जैव विविधता भी बढ़ती है। और इसके साथ में जो ली जाने वाली फसलें हैं जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास या अन्य दूसरी फसलें, अरहर और गन्ने तक की फसल भी ली जा सकती है। और साथ ही हम जैसे ऑर्चर्ड होते हैं या बगीचे होते हैं, फलों के बगीचे होते हैं, उसके बीच में भी हम सोयाबीन ले सकते हैं। तो इस तरह से हम सोयाबीन के साथ में अंतर्वर्ती फसलें ले सकते हैं। तो इन फसलों में से किस फसल का हम चुनाव करें, किसान किस तरह से चुनाव करें और इनसे अधिक उत्पादन ले सकते हैं, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जहाँ पर दो फसलें ली जा सकती है या जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पर सोयाबीन के साथ में मक्का या ज्वार ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, जिससे कि दूसरी फसल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये तीनों फसलें मक्का, ज्वार और बाजरा सोयाबीन के साथ ही कट जाती है, तो दूसरी फसलों में की बोनी में हमें देरी नहीं होती है और इसका भरपूर
लाभ मिलता है। जब भी हम अंतर्वर्ती फसल की उपज देखते हैं तो ये अकेली सोयाबीन की तुलना में जो उपज 1 हेक्टेयर में अकेली सोयाबीन की आती है वो हमें अंतर्वर्ती फसल से वो 1.25 से 1.5 हेक्टेयर की उत्पादन क्षमता मिलती है। इसलिए अंतर्वर्ती फसल ली जाना चाहिए क्योंकि इससे आर्थिक लाभ ज़्यादा होता है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए फसल सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक है। यदि मान लो कोई विपरीत जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है और पानी कम है या ज़्यादा हो रहा है तो उस स्थिति में कोई भी एक फसल उत्पादन दे के जाएगी और जिससे कि हमें उत्पादन में टिकाऊपन आता है। तो इस तरह से जहाँ 2 फसलें या 3 फसलें ली जाती है वहाँ पर सोयाबीन के साथ में ज्वार, मक्का और बाजरा ले सकते हैं। इसके बोने के लिए 4 लाइन सोयाबीन की और 2 लाइन मक्का, ज्वार या बाजरे की ले सकते हैं। तो इस तरह से ये फसलें ले सकते हैं। जहाँ पर यदि आप दलहनी फसलों का उपयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पर सोयाबीन के साथ मूंग उड़द का भी अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। इसमें भी 4 लाइन सोयाबीन की, 2 लाइन मूंग या उड़द की ले सकते हैं। परंतु जब दोनों फसलें दलहनी हो जाती है तो उसमें कीट और रोग का प्रभाव अधिक होगा, तो उन पर प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो इस तरह से यदि फसलें ले सकते हैं। दूसरे जो साल भर की फसलें हैं जैसे कपास के साथ भी हम सोयाबीन ले सकते हैं। इसमें 2 लाइन से लेकर 4 लाइन तक सोयाबीन की 2 कपास की लाइनों के बीच में ले सकते हैं, क्योंकि कपास की जो बोनी होती है वो 3 से 4 फीट की दूरी पर होती है। तो इस 4 फीट के बीच में हम 2 से 3 लाइन बोनी करके अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं और इससे हम अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। जहाँ केवल साल में एक ही फसल ली जाती है, केवल खरीफ के मौसम में ली जाती है और रबी के मौसम में खेत खाली रहता है, तो ऐसी जगह पर हमें सोयाबीन के साथ अरहर की अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं, जिससे कि हम लंबे समय तक भूमि का उपयोग होगा और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। ये जहाँ सूखे की स्थिति में ये सबसे अच्छी अंतर्वर्ती फसल पद्धति है जिससे अधिक से अधिक लाभ मिलता है। तो इस तरह से हम कई फसलों के साथ में ले सकते हैं। जैसे दक्षिण भारत में यदि हम जाना चाहें तो ये फिंगर मिलेट के साथ में ले सकते हैं, राइस के साथ में ले सकते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पैडी के साथ में भी हम धान के साथ में भी इसकी अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। तो इस तरह सभी फसलों के साथ में सोयाबीन उपयुक्त पाई गई है और इससे अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से आप अंतर्वर्ती फसलें लें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, जून महीने का दूसरा सप्ताह प्रारंभ हो रहा है और ऐसे में हमें इस समय पे क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि बोनी सोयाबीन की कब करनी चाहिए, कौन सा उपयुक्त समय है। ये देखा गया है, प्राय अनुसंधान परिणाम ये दर्शाते हैं कि जून महीने के दूसरे सप्ताह से जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक सोयाबीन की बोनी का सबसे उचित समय होता है। लेकिन हमेशा ये देखें कि मानसून के आगमन के बाद ही में हमारी सोयाबीन की बोनी की जाए और ये भी सुनिश्चित करें कि अपने क्षेत्र में कम से कम 100 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी हो। दूसरी बात, हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उत्पादन में स्थिरता के दृष्टि से हमें अपने खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए कि 3-4 साल में एक बार अपने खेत में गहरी जुताई कर ले और गहरी जुताई के बाद में 2 बार विपरीत दिशाओं में बखर चला ले, पाटा चला ले। इस प्रकार से आपका खेत तैयार हो जाएगा। यदि आपने पिछले 3 साल में किया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो इस साल ये सबसे उपयुक्त समय है कि आप अभी गहरी जुताई कर ले, बखर चला ले और खेत को तैयार कर ले। अंतिम बखरने से पूर्व हमें यह ध्यान में रखना है कि जितने भी आपके पास उपलब्ध कार्बनिक खाद है, चाहे वो गोबर की खाद है 5 से 10 टन प्रति हेक्टर या कंपोस्ट खाद 5 टन प्रति हेक्टर या मुर्गी की खाद 2.5 टन प्रति हेक्टर, अंतिम बखरने से पूर्व हमारे खेत में मिला दें और इस तरह से हम अपने कार्बनिक खादों का प्रबंध कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना है कि एक नई तकनीकी आई है, सब सॉइलर नाम की एक मशीन आई है। ये क्या होता है कि अत्यंत गहराई तक अपने ज़मीन में जाती है और ज़मीन में जल धारण क्षमता बढ़ाती है। तो ये मशीन
अभी इस समय पे उपयुक्त समय उसको चला ले, विपरीत दिशा में 10 मीटर के अंतराल पे, जिससे हमें फसल को विपरीत मौसम में होने वाले नुकसान से फायदा मिलेगा। अगली बात यह है कि हम कई बार ये देखा गया है कि हमारी फसल के दौरान जो विपरीत मौसम के कारण जो नुकसान होता है, कई बार आप देखते हैं कि सूखे की समस्या आ जाती है, या अतिवृष्टि होती है, या जब नहीं चाहिए तभी बारिश होती है, या अगर चाहिए तब बारिश नहीं होती। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, हमारा फसल का नियोजन करने के लिए हम हमेशा सलाह दे रहे हैं कि बीबीएफ पद्धति या रीच फरो पद्धति से ही सोयाबीन की बोवनी करें, और इस प्रकार की मशीनें आपके पास अगर नहीं है तो थोड़ा सा उसका प्रबंध करने का ये समय है। अगली बात, जो भी आप सोयाबीन की किस्में अपनाते हैं तो एक ही किस्म के ऊपर आश्रित नहीं रह के 3 से 4 या 2 से 3 किस्में हमारे खेत में लगाएं, और वो ऐसे किस्में हो जो अलग अलग समय में पकने वाली हो। एक किस्म ऐसी हो जो कि कम समय में पके, एक मध्यम समय में पके, और एक अधिक समय में पकने वाली हो, जिससे कि हम अपने खेती के जो कार्य है उसको भी नियोजन कर सकते हैं। इस प्रकार से एक अंतिम बात इस सप्ताह के लिए आपको बता दूं कि ये भी समय है कि जितने भी खेती के लिए आवश्यक आदान है, चाहे वो बीज हो, खरपतवार नाशक हो, कीटनाशक हो या फफूंद नाशक हो,